Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Qasim from the Department of Physics at Karwan Model College, Kohat. Today our topic is induced EMF from the 14th chapter Electromagnetic Induction. इस लेक्चर के बाद हम एक टॉपिक को समझने के काबिल हो जाएंगे जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में। इंड्यूस्ड ईएमएफ को सीखने से पहले हम दो चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। एक ईएमएफ क्या होता है और दूसरा इंडक्शन क्या प्रोसेस जो है वो किस तरह होता है। ईएमएफ जो है ये वो एनर्जी है जो बैटरी प्रोवाइड करती है चार्जेस को किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में मोशन करने के लिए। फिर आप सोचते होंगे कि वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज वो एनर्जी है जो चार्जेस ज़ाया करते हैं जब वो किसी रेजिस्टिव मीडियम के क्रॉस मोशन करते हैं। अब इंडक्शन क्या है? एक्चुअली करंट जो है कंडक्टर्स में हम दो तरीक़ों से प्रोड्यूस करते हैं। एक जब डायरेक्टली हम कंडक्टर को अटैच करते हैं सर्किट में, और दूसरा तरीका जो है वो इंडक्शन का है। इंडक्शन में हम क्या करते हैं, हम किसी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी करेगा। अगर आप वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रखते हैं तो फिर इस कंडक्टर में ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड हो जाता है, यानी उसमें से ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्शन। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या है मतलब है? इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, फैराडे हमें ये बताता है कि जब हम कंडक्टर को किसी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फिर इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब किसी भी रीजन में हम दो तरीक़ों से मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास दो तरीक़ों से ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड हो जाएगा। पहला तरीका है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब ये है कि अगर किस एक रीजन में कंडक्टर जो है वो मोशन करे और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्टेशनरी हो, तो फिर इस कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसको हमने नाम देना है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ। और दूसरा क्या है? स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर हमारा कंडक्टर जो है वो एट द रेस्ट पोजिशन में हो, यानी स्टेशनरी हो, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मोशन करे, तो यहाँ पर जब कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा उसको हमने नाम देना है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब किस बुनियाद पर हम ईएमएफ को मोशनल ईएमएफ का नाम दे रहे हैं और किस बुनियाद पर हम इसको स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम दे रहे हैं? इसकी वजह ये है कि जहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, यानी कंडक्टर, अगर कंडक्टर जो है वो मोशन करेगा तो फिर इसको हमने नाम देना है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर कंडक्टर जो है वो रेस्ट में हो और मैग्नेटिक फील्ड मोशन करेगा तो फिर इसको हमने नाम देना है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब अगर हम इसके बाद हम बात करते हैं मोशनल ईएमएफ की। अगर हमें मोशनल ईएमएफ को जो है डिटेल से समझना होगा तो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं एक डायग्राम को जो कि आपको नज़र आ रहा है। इस डायग्राम में एक हमारे पास कंडक्टर है जिसका एक सिरा N है और दूसरा सिरा M है, और दूसरा हमारे पास क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमारा कंडक्टर जो है वो वेलोसिटी v के साथ लेफ्ट की तरफ जो है वो मोशन कर रहा है, और दूसरी बात ये कि कंडक्टर जो है सर्किट के साथ अटैच है। अब हमें पता है कि अगर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल हम एंटर करेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा F=qv क्रॉस b। इसी तरह अगर आप जो है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखते हैं तो फिर उस कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगा वो आप मालूम कर सकते हैं। उसका मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा F=BIL। ये वो फोर्स है जो इस कंडक्टर पर लग रहा है ड्यू टू दी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि इसका डायरेक्शन जो है वो बोर्ड की तरफ है या बीच की तरफ है। अब जो कंडक्टर पर फोर्स लग रहा है F=BIL, इसका डायरेक्शन जो है वो आप मालूम कर सकते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हमें ये बताता है कि हमारा थंब जो है ये हमने रखना है फोर्स के डायरेक्शन में, फर्स्ट फिंगर हमें रखना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, और सेकंड फिंगर हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो यहाँ पर अब फ्लेमिंग के राइट हैंड को इस रूल को यूज़ करते हुए हम इस मैग्नेटिक फोर्स पर, इस कंडक्टर पर जब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन मालूम करेंगे तो उसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड राइट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो F=BIL ये फोर्स है ये एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो वर्क हो रहा है वो इस फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है। अब अगर हमने रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी पावर को अगर मालूम करना है तो वो आ जाएगा
F इंटू वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, क्योंकि हमें पता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब है पावर डिवाइडेड बाय वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, और वर्क बराबर होते हैं F डॉट डी। सो ये हो जाएगा रेट ऑफ वर्क बराबर हो जाएगा F डॉट डी डिवाइडेड बाय टी। सो डी डिवाइडेड बाय टी ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो वर्क रेट ऑफ डूइंग वर्क हमारे पास आ जाएगा फोर्स इनटू वेलोसिटी। और अगर इस इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू लगाएंगे तो इधर से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी रेट ऑफ डूइंग वर्क की F इज इक्वल टू बी आई एल इनटू वी। एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्चुअली ये हो रहा है कि यहाँ पर हमारा जो वर्क है ये कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि हमने जो है कंडक्टर रखा मैग्नेटिक फील्ड में, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और हमने पढ़ा इंड्यूस्ड ईएमएफ को। जब इंडक्शन जो है ईएमएफ की इंडक्शन हो जाएगी तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, चार्जेस को जो है एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और जब चार्जेस को कंडक्टर में एनर्जी मिल जाती है, सर्किट में एनर्जी मिल जाती है तो फिर उससे करंट जनरेट हो जाता है। तो ये वर्क हमारा जो है कन्वर्ट हो रहा है उस इलेक्ट्रिसिटी में, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक्चुअली ये कन्वर्जन, ये जो वर्क है ये कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं, V इज इक्वल टू करंट इनटू वोल्टेज, और यहाँ पर वोल्टेज का काम जो है वो कौन कर रहा है, वोल्टेज का काम यहाँ पर कर रहा है ईएमएफ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इस सर्किट में एक्सटर्नल बैटरी नहीं है, बल्कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम ईएमएफ को इंड्यूस कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन एनर्जी हमारा वर्क जो है वो बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो काई इंटू आई है इज इक्वल टू बी आई एल। यहाँ पर दोनों साइड्स में करंट है जो कि कैंसिल हो जाएगा, और ईएमएफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बी डिवाइडेड बाई एल, बी एल डिवाइडेड बाई वी। सो अब इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो ये इक्वेशन हमें ये बताता है कि ये इक्वेशन जो है तब वैलिड है अगर इसमें जो है लेंथ, वेलोसिटी और दूसरा जो है मैग्नेटिक फील्ड ये आपस में तीनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है हमें मिल जाएगा मोशनल ईएमएफ। इसके बाद है सेल्फ इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्टेंस जो है किसी भी कॉइल की ऐसी प्रॉपर्टी है कि जब हम उसमें करंट की वैल्यू को चेंज करते हैं तो इस चेंजिंग को ये कॉइल जो है अपोज करेगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि ये क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है। और ये होता क्यों है, ये सेल्फ इंडक्टेंस जो है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से होता है। अब सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको जो है इस फिगर को समझना होगा। ये फिगर आपको नज़र आ रहा है जिसमें हमारे पास एक कॉइल है और दूसरा रेजिस्टर है, एक किलोवाट है। जब इस कॉइल में से करंट गुजरेगा तो हमें पता है कि जब कॉइल में से करंट गुजरता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और यहाँ पर हमारे पास करंट होगा ईसी करंट, डीसी करंट नहीं होगा, क्योंकि ईसी करंट अपनी पोलैरिटी को चेंज कर रहा है और हमें चेंजिंग करंट की ज़रूरत है। सो यहाँ पर चेंजिंग करंट की वजह से इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, और यही मैग्नेटिक फील्ड इसी कॉइल का अपना मैग्नेटिक फील्ड जब इस कॉइल में से गुजरेगा तो वो ईएमएफ को इंड्यूस्ड कर देगा। जब ईएमएफ को इंड्यूस कर देगा तो वो ईएमएफ जो है करंट को जनरेट करेगा, और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट होगा वो एक्सटर्नल करंट को अपोज करेगा, और इसी को हम कहते हैं कि ये क्या है, इंडक्टेंस है। अब ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा, इसकी क्वांटिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल और रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं काई इज इक्वल टू डेल डिवाइडेड बाई डेल टी इनटू एन फाई। अब इसके बाद फ्लक्स लिंकेज जो है, the flux linkage due to n number of n turns of the coil is proportional to the current। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस कॉइल के साथ लिंक करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द वैल्यू ऑफ द टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट जो कि इस कॉइल में से गुजरेगा। यानी जितना हम इस सर्किट को एक्सटर्नल करंट देंगे उतना ज़्यादा जो है मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर जनरेट होगा, और इसको हम लिख सकते हैं एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो रूल क्या है, एक इक्वल लगाएंगे, दूसरा कांस्टेंट आएगा। सो अब यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो कैपिटल एल है, और ये कैपिटल एल क्या है, एक कांस्टेंट है, और इसी को हम कहते हैं कि ये क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है किसी भी कॉइल की। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। इसका यूनिट जो है वो हेनरी है, और इसका सिंबल जो है वो कैपिटल एच है। अगर इक्वेशन में हम काई की जगह पर यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ की जगह पर 1 वोल्ट लगा दें और रेट ऑफ चेंज की वजह पर जो है वो भी 1 लगा दें,
तो इस तरह से इंडक्टेंस की वैल्यू हमारे पास 1 हेनरी आएगी। अब इंडक्टेंस कब 1 हेनरी होगा? इंडक्टेंस तब 1 हेनरी होगा अगर इस कंडक्टर में ईएमएफ जो है वो 1 वोल्ट का इंड्यूस्ड हो रहा है। किसकी वजह से? 1 एम्पियर पर सेकेंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी वजह से अगर 1 वोल्ट का ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो फिर इसको हमने कहना है कि अब सेल्फ इंडक्टेंस जो है उसकी क्वांटिटी कितनी है? 1 हेनरी है। आल्सो वी नो दैट जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो बराबर होता है del डिवाइडेड बाय del t into n phi। अब अगर यहाँ पर इन दोनों को हम कंपेयर कर दें तो कंपेयरिंग से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इंडक्टेंस करंट n phi। यहाँ से हम जो है सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि बराबर होगी कैपिटल L इज इक्वल टू, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न एंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू द करंट। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा हो तो फिर हमने करना क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना होगा और ये रेशो बढ़ानी होगी जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट का है। तो ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस। इसके बाद बात करते हैं म्यूचुअली इंडक्टेंस की कि म्यूचुअली इंडक्टेंस क्या है। नाम से जाहिर है कि इसमें हमारे पास 2 कॉइल होंगे। अगर हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस को समझना है तो इसके लिए हमें जो है इस फिगर को देखना होगा। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये होता क्या है। व्हेन द कॉइल इज प्लेस्ड नियर ईच अदर, अगर इस रीजन में 2 कॉइल एक दूसरे के करीब पड़े हैं तो फिर चेंजिंग करंट इन 1 कॉइल विल इंड्यूस ईएमएफ इन अनदर कॉइल। फिर होगा क्या? अगर हम एक कॉइल में करंट को चेंज करते हैं तो दूसरे कॉइल में इस चेंजिंग करंट की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है? म्यूचुअली इंडक्टेंस है। अब बात करते हैं डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम में हमारे पास 2 कॉइल है जिसमें कॉइल ए जो है ये कनेक्ट है ईसी सोर्स के साथ। ईसी सोर्स के साथ इसलिए कनेक्ट है क्योंकि ईसी करंट जो है वो अपनी पोलैरिटी चेंज करता है और इससे हमें मिल जाएगा चेंजिंग करंट, क्योंकि हमें एक इंडक्टेंस के लिए चाहिए चेंजिंग करंट। अब चेंजिंग करंट जो है इसी कॉइल ए में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। क्यों? क्योंकि ये करंट एसी है और ये अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है। जब ये अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा तो दूसरी कॉइल में यानी कॉइल बी में जब वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एंटर होगा तो इससे पहले हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ को पढ़ा है कि अगर हम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रखते हैं तो फिर उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बात हमने पढ़ी है सेल्फ इंडक्टेंस को कि एक कॉइल में से अगर हम करंट गुजारते हैं यानी चेंजिंग करंट गुजारते हैं तो वो कॉइल क्या करता है? उसको अपोज करता है, उस चेंजिंग करंट को अपोज करता है और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि ये क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 कॉइल हैं तो इन दोनों की वजह से जो यहाँ पर इंडक्टेंस होगी यानी आप ये कह लें इन दोनों की वजह से जो चेंजिंग करंट की अपोजिशन होगी उसको हमने नाम देना है म्यूचुअली इंडक्टेंस। और अगर हम इक्वेशन की बात करें, अब कॉइल बी में कितना ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड होगा, इसको हम लिखते हैं म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कॉइल ए। कॉइल बी में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किस पर ये डिपेंड करता है कि कितना करंट जो है वो हम चेंज कर रहे हैं कॉइल ए में। और मैथमेटिक्स की ज़बान में हम इसको लिखते हैं ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू del I डिवाइडेड बाय del T। अब वही रूल है, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो एक इक्वल आएगा और दूसरा कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो m आ जाता है। सो काई इज इक्वल टू m del I डिवाइडेड बाय del T। अब यहाँ पर m क्या है? m जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है जो इन दोनों की वजह से इन दोनों का जो कंबाइन इंडक्टेंस है उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस है। इसी तरह अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो जैसे कि सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी है, इसका यूनिट भी हेनरी है और इसका सिंबल जो है वो कैपिटल H है। अब हम हेनरी को डिफाइन करते हैं कि हेनरी को हमने कैसे डिफाइन करना है। हेनरी को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? ईएमएफ की वैल्यू 1 वोल्ट लगाएंगे और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वैल्यू 1 एम्पियर पर सेकेंड लगाएंगे। तो इस तरह हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा 1 हेनरी। अब 1 हेनरी क्या है? 1 हेनरी जो है वो ये है, hence mutual inductance between 2 coil is 1 हेनरी। इन दोनों कॉइल्स के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उससे हम तब कहेंगे कि ये 1 हेनरी है if the current changing at the rate of 1 एम्पियर पर सेकेंड in one coil। अगर एक कॉइल में हम जो है 1 एम्पियर पर सेकेंड के लिहाज से करंट को चेंज कर रहे हैं तो दूसरी कॉइल में 1 वोल्ट का ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है? 1 हेनरी है।
अब हमारे पास जो काई है यानी कि EMF है, ये बराबर है डेल डिवाइडेड बाय डेल टी एन टू एन फाई। ये पहले इक्वेशन से सेल्फ इंडक्टेंस से आ गया है। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर ले तो हमारे पास रिजल्ट आएगा एम आई इज इक्वल टू एन फाई। यहाँ से हम एम की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस है, और ये बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न इनटू रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस वो था कि जब कोई भी कॉइल, हर कॉइल की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब उसमें से करंट गुजरेगा और उसकी वैल्यू आप चेंज करेंगे तो वो उसको अपोज करता है। इसी तरह अगर हमारे पास किसी रीजन में एक सर्किट ऐसा है जिसमें हमारे पास दो कॉइल हैं, तो फिर ये दोनों जिस करंट के चेंजिंग को अपोज करेंगे, इस प्रॉपर्टी को हमने नाम देना है म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्योंकि वो इन दोनों की वजह से हो रहा है और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। So that's all about induced EMF. If you have any question, please ask. You will be highly appreciated. Thanks.